क्या ये संभव है कि विज्ञान की सबसे अत्याधुनिक और एकदम सटीक माप भी मतलब कभी 100% सही ना हो? क्या हर बार जब कुछ मापा जाता है तो असल में एक छोटी सी गलती भी दर्ज हो रही होती है? इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है, भौतिक विज्ञान की एकदम नींव यानी मापन, मात्रक और त्रुटियों को गहराई से समझना। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें बहुत ही शानदार 4K 3D इंफोग्राफिक्स है। जिनमें टिक टिक करती स्टॉपवॉच, सटीक तराजू और परमाणु के मॉडल साफ दिख रहे हैं। जो ये साबित करते हैं कि विज्ञान में मापन हर जगह मौजूद है, क्योंकि अगर ठोस मापन न होना तो विज्ञान केवल एक दार्शनिक अनुमान बनकर रह जाएगा। सही बात है। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के जरिए इस पूरे विषय को डिकोड करेंगे। चलिए बुनियादी अवधारणाओं से ही शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के मापन की शुद्धता को क्या कहते हैं? विकल्प है ए परिशुद्धता, बी सटीकता, सी त्रुटि या डी कोई नहीं। यहाँ सही विकल्प बी सटीकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? विकल्प है ए सेंटीमीटर, बी मीटर, सी किलोमीटर या डी मिलीमीटर। ये तो बहुत ही मूलभूत सवाल है। इसका सटीक उत्तर बी मीटर है। हाँ, एकदम सही। अब प्रश्न 3, संख्या 0.0045 में कितने सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। इसका सही उत्तर ए 2 है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि ये जो संख्या है 0.0045, ये बात अक्सर बहुत भ्रम पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक क्यों है? दशमलव के ठीक बाद आने वाले उन शून्यों को क्यों नहीं गिना जाता, जबकि वो वहां मौजूद तो है ही? विज्ञान में संख्याओं का काम सिर्फ गणित करना नहीं है, बल्कि ये बताना भी है कि कोई उपकरण कितना संवेदनशील है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में आने वाले शून्य केवल प्लेस होल्डर यानी जगह घेरने वाले अंक हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ एक जगह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। वे बस ये बता रहे हैं कि दशमलव बिंदु कहाँ रखा जाना चाहिए। वे उस माप की गहराई को बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। विज्ञान में सटीकता का अर्थ है कि मापा गया मान वास्तविक मान के कितने करीब है। समझ गए। तो 0.0045 में केवल 4 और 5 ही वो वास्तविक जानकारी दे रहे हैं जिसे उपकरण ने सच में मापा है। बाकी सब सिर्फ पैमाने दर्शाने का तरीका है। तो बुनियादी मापों और सार्थक अंकों को समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, जब ब्रह्मांड जैसी विशाल संरचनाओं को मापना हो तो क्या ये मीटर और सेंटीमीटर काम आते हैं? चलिए देखते हैं। प्रश्न 4, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक है? विकल्प है ए समय, बी दूरी, सी वेग या डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर बी दूरी है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है? विकल्प है ए द्रव्यमान, बी लंबाई, सी समय या डी बल। यहाँ सही विकल्प डी बल होगा। और प्रश्न 6, बल का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है ए जूल, बी वॉट, सी न्यूटन या डी पास्कल। इसका जवाब है सी न्यूटन। तो यहाँ एक चीज हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब प्रकाश वर्ष शब्द के अंत में साफ तौर पर वर्ष लगा हुआ है, फिर भी ये समय का मात्रक क्यों नहीं है? हाँ, ये थोड़ा भ्रामक लगता है सुनने में। और स्रोत सामग्री के दृश्यों में एक सेब और भारी वजन का चित्र भी है जो भौतिक बलों को दर्शा रहा है। इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ब्रह्मांड इतना विशाल है कि तारों के बीच की दूरी को मीटर या किलोमीटर में मापना बिल्कुल अव्यावहारिक है। संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, राइट? एकदम सही। उन्हें लिखना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस दूरी को मापना पड़ता है जो प्रकाश एक पूरे वर्ष में तय करता है। तो वर्ष यहाँ समय नहीं, बल्कि इसकी यात्रा की अवधि को पैमाने में बदल रहा है। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और बल की बात करें तो ये द्रव्यमान और लंबाई जैसी मूल राशियों को मिलाकर बनता है। इसीलिए इसे एक व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। बल अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों का एक संयोजन है।
क्या बात है। अब ब्रह्मांड की विशालता से निकलकर सीधे सूक्ष्म स्तर पर आते हैं, जैसा कि इन्फोग्राफिक्स में दिखाई दे रहे माइक्रोस्कोप और स्पीडोमीटर के दृश्य से संकेत मिलता है। प्रश्न 7 है, वेग का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए Lt-1, बी L² T-1, सी Lt या डी L-1 T-1। इसका सही उत्तर ए Lt-1 है। ठीक है। प्रश्न 8, मापन त्रुटि को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विकल्प है ए एक बार मापना, बी औसत लेना, सी अनुमान लगाना या डी कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प बी औसत लेना है। प्रश्न 9, 1 माइक्रोन बराबर होता है? विकल्प है ए 10 की घात -3 मीटर, बी 10 की घात -6 मीटर, सी 10 की घात -9 मीटर या डी 10 की घात -2 मीटर। इसका सटीक जवाब बी 10 की घात -6 मीटर है। तो इसका वैज्ञानिक रूप से क्या मतलब हुआ? मतलब क्या किसी चीज को बस बार बार माप कर उसका औसत निकाल लेने से सच में सारी त्रुटियां चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती हैं? विज्ञान में चमत्कार नहीं होते, बल्कि ठोस सांख्यिकी काम करती हैं। रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि को प्रबंधित करने का ये सबसे मजबूत गणितीय तरीका है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी वस्तु को कई बार मापा जाता है तो कुछ माप वास्तविक मान से थोड़े ऊपर आते हैं और कुछ थोड़े नीचे। ये किसी इंसान के हाथ का कांपना हो सकता है या हवा का एक झोंका। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। तो औसत निकालने से वे धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटियां एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देती हैं और परिणाम वास्तविक मान के बहुत करीब पहुंच जाता है। और वेग के आयाम को देखें तो ये भी बहुत तार्किक है। ये बस ये बता रहा है कि एक निश्चित समय में कितनी लंबाई तय की गई। समय हर पल घट रहा है, इसलिए t पे -1 की घात है। बहुत खूब। माप को और भी ज्यादा सटीक बनाने के लिए उपकरणों की सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत में मौजूद डिजिटल मीटर के दृश्य से पता चलता है। प्रश्न 10 है, सार्थक अंकों में 0 कब सार्थक होता है? विकल्प है ए हमेशा, बी कभी नहीं, सी दशमलव के बाद या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी दशमलव के बाद है। प्रश्न 11, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम या डी कुलॉम। इसका सही उत्तर बी एम्पियर होगा। प्रश्न 12, लीस्ट काउंट या अल्पतमांक का अर्थ क्या है? विकल्प है ए अधिकतम मान, बी न्यूनतम माप, सी त्रुटि या डी कोई नहीं। सही जवाब बी न्यूनतम माप है। यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प मोड़ ले लेती हैं। मतलब एक 0 जो पहले के प्रश्न में महत्वहीन था और जिसे हमने सिर्फ प्लेस होल्डर मानकर छोड़ दिया था, वो दशमलव के बाद अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? ये विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। दशमलव के बाद का 0 हमें सीधे तौर पर यह बताता है कि मापने वाला उपकरण कितनी गहराई तक माप सकता है। जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। बिल्कुल। वही उस उपकरण का न्यूनतम माप है। कागज पर 5 और 5.00 में गणितीय रूप से कोई अंतर नहीं दिखता। हाँ, बात तो एक ही लगती है। लेकिन एक भौतिकी प्रयोगशाला में 5.00 का मतलब है कि उपयोग किया जा रहा डिजिटल मीटर 100वें हिस्से तक बिल्कुल सटीक है। वो 0 ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैंने जांच की है और 100वें हिस्से पर भी कुछ नहीं है। यह 0 उपकरण की उच्च क्षमता का प्रमाण है। समझ गई। अब इसी लीस्ट काउंट के सिद्धांत को असली दुनिया के उपकरणों पर लागू करके देखते हैं। स्रोत सामग्री में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बहुत ही शानदार 3D चित्र दिए गए हैं। प्रश्न 13 है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट लगभग होता है। विकल्प हैं ए 0.1 सेंटीमीटर, बी 0.01 सेंटीमीटर, सी 0.001 सेंटीमीटर या डी 1 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी 0.01 सेंटीमीटर। प्रश्न 14, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लगभग होता है। विकल्प है ए 0.01 मिलीमीटर, बी 0.1 मिलीमीटर, सी 1 मिलीमीटर या डी 0.001 मिलीमीटर। यहाँ सही विकल्प ए 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है। प्रश्न 15, बल का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए mLt-2,
B ml²t-2, C mlt-1 या D m-1 lt-2। सटीक उत्तर AMLT-2 है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर प्रयोगशाला में किसी बहुत ही बारीक चीज जैसे इंसान के बाल या कागज की मोटाई नापनी हो, तो इन दोनों उपकरणों में से ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा और क्यों? निश्चित रूप से स्क्रू गेज अधिक उपयुक्त रहेगा। ऐसा क्यों? अगर ध्यान दिया जाए तो स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। मिलीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। ओ हाँ, ये तो है। इसलिए स्क्रू गेज कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरी माप देता है। विज्ञान में हर उपकरण की अपनी एक विशेष जगह है। और जहां तक बल के आयामी सूत्र की बात है, तो ये सीधे तौर पर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। हर उपकरण और सूत्र के पीछे ऐसा ही गणितीय संबंध होता है। लेकिन उपकरण चाहे जितने भी अच्छे और महंगे क्यों ना हो, थोड़ी बहुत त्रुटि तो हो ही जाती है, राइट? अगला हिस्सा हमें इसी दिशा में ले जाता है। प्रश्न 16, सटीकता और परिशुद्धता किससे संबंधित है? विकल्प है A मापन, B मात्रक, C बल या D समय। सही उत्तर A मापन है। प्रश्न 17, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर क्या है? विकल्प है A वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, B मापा गया मान बटा वास्तविक मान, C योग या D कोई नहीं। इसका सही उत्तर A वास्तविक मान माइनस मापा गया मान है। और प्रश्न 18, सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर क्या है? विकल्प है A निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान, B निरपेक्ष त्रुटि गुणा वास्तविक मान, C योग या D कोई नहीं। यहाँ जवाब है A निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान। यहाँ स्रोत सामग्री में दिया गया डार्ट बोर्ड यानी तीर निशाना का चित्र बहुत ही शानदार एनालॉजी प्रस्तुत करता है। मतलब सटीकता का मतलब है तीर का एकदम सीधे बीच में यानी बुलाए पे लगना, लेकिन परिशुद्धता का मतलब है कि सारे तीर एक ही जगह पर लगें, भले ही वे केंद्र से बाहर किसी कोने में क्यों ना हो। हाँ, ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। यही वजह है कि त्रुटियों को समझना इतना जरूरी है। जब त्रुटियों को मापा जाता है तो निरपेक्ष त्रुटि केवल यह बताती है कि कोई लक्ष्य से कितने सेंटीमीटर या ग्राम दूर है। मतलब ये एक सीधी संख्या है। बिल्कुल, लेकिन सापेक्ष त्रुटि अधिक गहरा संदर्भ देती है। यह देखती है कि कुल वास्तविक मान की तुलना में वह गलती कितनी बड़ी है। समझ रही हूँ। जैसे 1000 किलोमीटर में 1 मीटर की गलती शायद मायने ना रखें, लेकिन 2 मीटर के कमरे में 1 मीटर की गलती एक बहुत बड़ी आपदा है। त्रुटि को मापना भी अपने आप में कला है। बिल्कुल सही कहा। अब सापेक्ष त्रुटि को समझ लेने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञान में इसे व्यक्त कैसे किया जाता है। यहाँ एक बड़ा प्रतिशत चिन्ह और एक अवग्लास बना हुआ है। प्रश्न 19, त्रुटि क्या है? विकल्प है A सापेक्ष त्रुटि गुणा 100, B निरपेक्ष त्रुटि गुणा 100, C वास्तविक मान गुणा 100 या D कोई नहीं। सही उत्तर A सापेक्ष त्रुटि गुणा 100 है। प्रश्न 20, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है। विकल्प है A 10⁻⁻10 मीटर, B 10⁻⁻9 मीटर, C 10⁻⁻6 मीटर या D 10⁻⁻3 मीटर। इसका सटीक उत्तर A 10⁻⁻10 मीटर है। प्रश्न 21, समय का ऐसा मात्रक क्या है? विकल्प है A मिनट, B घंटा, C सेकंड या D दिन। जवाब है C सेकंड। यहाँ एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, त्रुटि को प्रतिशत में ही क्यों बदला जाता है? मतलब क्या सापेक्ष त्रुटि ही अपने आप में काफी जानकारी नहीं दे रही थी? अगर इसे मानव मनोविज्ञान और विज्ञान के संचार से जोड़ा जाए ना, तो इंसान का दिमाग प्रतिशत को बहुत आसानी से समझता है। हाँ, ये तो है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। किसी वैज्ञानिक के लिए दुनिया को ये बताना अधिक स्पष्ट है कि इस प्रयोग में 2% की त्रुटि हुई है, बजाय इसके कि 0.02 की सापेक्ष त्रुटि हुई। प्रतिशत एक सार्वभौमिक भाषा है। और एंगस्ट्रॉम के बारे में क्या कहेंगे? जहां तक एक एंगस्ट्रॉम की बात है, वह 10⁻⁻10 मीटर है। यह परमाणु के आकार को मापने का पैमाना है। यह इतना सूक्ष्म है कि इस स्तर पर अगर एक छोटे से प्रतिशत की भी त्रुटि हो जाए तो पूरे परमाणु का व्यवहार बदल सकता है। इसीलिए त्रुटि का प्रतिशत जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
सूक्ष्म दूरियों से अब वापस भौतिक राशियों की मूल नींव पर आते हैं। स्रोत में एक 3D क्यूब और तरंगों का चित्र इस नींव को बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है? विकल्प है ए वेग, बी बल, सी समय या डी ऊर्जा। सही विकल्प सी समय है। प्रश्न 23, ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? विकल्प है ए mL²T-2, b mLT-2, c m-1LT² या d mLT-1। इसका सही उत्तर ए mL²T-2 है। प्रश्न 24, वर्नियर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विकल्प है ए द्रव्यमान, बी लंबाई, सी समय या डी तापमान। यहाँ सही जवाब बी लंबाई है। अगर यहाँ एक एनालॉजी दी जाए ना, तो मूल राशियां लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। मतलब समय, द्रव्यमान, लंबाई, इन्हीं बुनियादी लेगो ब्लॉक्स को अलग-अलग तरीके से जोड़कर ब्रह्मांड की बाकी सारी जटिल राशियां बनाई जाती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ऊर्जा का आयामी सूत्र इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। वो कैसे? mL²T-2 देखने में किसी को भी बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के उन्हीं बुनियादी लेगो ब्लॉक्स का एक विशिष्ट संयोजन है। ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ले लिया जाए, उसका बुनियादी ढांचा इन्हीं 3 मूल राशियों पर टिका होगा। क्या बात है। चलिए अब मापन की उन बारीकियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर आंखों से छूट जाती हैं। इन्फोग्राफिक में संख्या 1001 पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। प्रश्न 25, संख्या 1001 में कितने सार्थक अंक हैं? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। सही उत्तर सी 4 है। प्रश्न 26, परिशुद्धता का अर्थ क्या है? विकल्प है ए सही मान, बी बार बार समान परिणाम, सी त्रुटि या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी बार बार समान परिणाम है। प्रश्न 27, व्यवस्थित त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर किससे उत्पन्न होती है? विकल्प है ए यंत्र, बी पर्यवेक्षक, सी वातावरण या डी सभी। सही जवाब डी सभी है। यहाँ चीजें फिर से पलट गई हैं। मतलब शुरुआत में दशमलव के बाद वाले शून्यों को नहीं गिना गया था, लेकिन यहाँ 1001 में 2 गैर शून्य अंकों के बीच फंसे शून्य पूरी तरह से सार्थक हो गए हैं। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि वे फंसे हुए शून्य हैं। विज्ञान में वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि माप 1000 की संख्या को पार कर चुका है और बीच में कोई अन्य अंक नहीं है। अच्छा, तो ये उनकी जगह पक्की कर रहा है। हाँ, इसलिए वे माप की सत्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक व्यवस्थित त्रुटि की बात है, तो कल्पना की जा सकती है कि एक दीवार घड़ी हमेशा 5 मिनट आगे चलती है। यह मशीन के गियर के कारण हो सकता है, या शायद तापमान ने पेंडुलम को लंबा कर दिया हो। तो इसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एक सिस्टम के तहत लगातार एक ही दिशा में होती है, इसे गणितीय रूप से आसानी से पहचाना और सुधारा जा सकता है। अब हम एक बहुत ही विश्लेषणात्मक हिस्से पर आ गए हैं, जहां तराजू वाले चित्र के साथ आयामी विश्लेषण के L, M और T को दर्शाया जा रहा है। प्रश्न 28 है, आयामी विश्लेषण का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? विकल्प है ए समीकरण जांचना, बी मात्रक बदलना, सी सटीक मान निकालना या डी संबंध ज्ञात करना। सही उत्तर सी सटीक मान निकालना है। प्रश्न 29, लंबाई का आयाम क्या है? विकल्प है ए एल, बी एम, सी टी या डी एम एल। इसका सही उत्तर ए एल है। प्रश्न 30, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प है ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी टन या डी मिलीग्राम। जवाब है बी किलोग्राम। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा विरोध करना तो बनता है। अगर आयामी विश्लेषण सच में इतना ही शक्तिशाली टूल है कि वो भौतिकी के बड़े-बड़े समीकरणों की जांच कर सकता है, तो हम इससे सीधे सटीक संख्यात्मक मान क्यों नहीं निकाल लेते? ये हमें आधा अधूरा काम क्यों करके देता है? ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। सच तो ये है कि आयामों की अपनी एक सीमा होती है। वे केवल ये जांच सकते हैं कि एक भौतिक समीकरण का बुनियादी ढांचा संतुलित है या नहीं। जैसे कि? जैसे एक तराजू ये तो बता देगा कि दोनों तरफ वजन बराबर है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि पल्ले पर रखा सामान लोहा है या रुई। जो गणितीय स्थिरांक होते हैं, जैसे पाई या कोई संख्या, उनका कोई भौतिक आयाम नहीं होता। ओह हाँ,
उनका तो कोई द्रव्यमान या लंबाई नहीं होती। एकदम सही। इसलिए ये विश्लेषण उन्हें पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ रहता है। हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ कोई नया बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरी चर्चा को समेटने के लिए एक बहुत ही बढ़िया त्वरित रिवीजन तालिका दी गई है। हाँ, ये पूरे विषय का एक बेहद शानदार सारांश है। कोई भी एक नज़र में देख सकता है कि लंबाई के लिए मीटर और आयाम L, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और आयाम M तथा समय के लिए सेकंड और T का उपयोग होता है। और व्युत्पन्न सूत्र भी हैं। बिल्कुल। वेग, बल और ऊर्जा जैसे व्युत्पन्न सूत्रों का पूरा ढांचा भी एक ही जगह मिल जाता है। और इस तालिका के नीचे एक प्रो टिप भी दी गई है, जिस पर एक बार फिर जोर देना बहुत जरूरी है। सटीकता यह दर्शाती है कि कोई माप वास्तविक मान के कितने करीब है, जबकि परिशुद्धता यह दर्शाती है कि वही माप बार बार लेने पर समान परिणाम दे रही है या नहीं। ये अंतर समझना मापन विज्ञान का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि एक उपकरण परिशुद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी सटीक नहीं हो सकता। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए शुरुआत से लेकर अब तक एक बात जो लगातार सामने आ रही है, यह देखा गया कि हर उपकरण की एक लीस्ट काउंट होती है, यानी उसकी एक अंतिम सीमा है जिसके आगे वह देख नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। ये भी देखा गया है कि हर माप में कुछ ना कुछ त्रुटि हमेशा शामिल होती ही है, चाहे वह व्यवस्थित हो या यादृच्छिक। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड के किसी भी चीज को 100% पूर्णता के साथ कभी मापा ही नहीं जा सकता? क्या विज्ञान का ये पूरा विशाल ढांचा, जिस पर मानव जाति को इतना गर्व है, वो केवल एक बहुत ही शानदार, बेहद जटिल और परिशुद्ध अनुमान मात्र है? विज्ञान की सीमाओं और उसकी सुंदरता को एक साथ सोचने के लिए सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहें, चीजों को गहराई से समझते रहें और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहें।